बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन। आज के टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि एफआईआर के अंदराज से पहले किन एहतियाती तदाबीर को मद्देनज़र रखना चाहिए और एफआईआर के अंदराज से पहले जो हम एप्लीकेशन देते हैं, यानी किसी भी वक़ूआ से के बाद जो एप्लीकेशन अंदराज मुकदमा के लिए दी जाती है, उसमें किन एहतियाती तदाबीर को मद्देनज़र रखना चाहिए। क्योंकि एफआईआर जो कि फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट एक इंतहाई अहम दस्तावेज़ है और ये इतनी मटीरियल है कि इसी के ऊपर अक्सर अदालतों के फ़ैसले आते हैं, इसी ने सेशन कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक और सुप्रीम कोर्ट तक चलना होता है। ये इतना मटीरियल और इतना इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि अगर इसमें किसी किस्म की कोई कमी रह जाए, कोई सुकम रह जाए, कोई गलती रह जाए, कोई बात लिखने रह जाए, तो इसका डेफ़िनेटली नुकसान जो है वो मुद्दई को होता है। तो इसलिए आज के टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि एफआईआर के अंदराज से कबल किन बातों को मद्देनज़र रखना चाहिए, कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए और एप्लीकेशन अंदराज मुकदमा के लिए देते वक़्त किन बातों के बारे में मुहतात रहना चाहिए ताकि किसी किस्म की कोई गलती ना हो। तो आज की मेरी ये वीडियो आम तौर पर एक जनरल पब्लिक के लिए है, एक मैसेज की शक्ल में कि जब भी किसी किस्म का कोई ऐसा वक़ूआ हो जाए और आपको एफआईआर का अंदराज करवाना पड़ जाए, तो आपने इन बातों को मद्देनज़र रखना है ताकि जो मुद्दई मुकदमा है, वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके और कम तरीन जो है उसको नुकसान का सामना करना पड़े। तो अपने टॉपिक की डिटेल में जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि कानून के ऊपर तमाम तर मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। एफआईआर का अंदराज करवाने से पहले ज़रूरी है कि जैसे ही कोई वक़ूआ सरज़द हो तो फ़ौरी तौर पर बगैर डिले किए आप अंदराज मुकदमा की एप्लीकेशन सबमिट कर दें और जितनी जल्दी हो सके आप एफआईआर का अंदराज करवा दें। क्योंकि अगर आप एफआईआर का अंदराज बर वक़्त नहीं करवाएँगे, आप सोचो विचार में लग जाएँगे, उसमें कुछ दिनों का डिले आ जाएगा या कुछ घंटों का डिले आ जाएगा, तो इसमें नुकसान प्रोसिक्यूशन का होगा, मुद्दई का नुकसान होगा। अदालतें आम तौर पर ये समझती हैं कि अगर एफआईआर डिले के साथ करवाई गई है तो इसका मतलब ये है कि ये सोच विचार के बाद एफआईआर का अंदराज करवाया गया है और डेफिनेटली इसका नुकसान मुद्दई को होगा और इसका फ़ायदा मुलज़म को होगा। सिर्फ इसी वजह से एफआईआर के लेट अंदराज की वजह से अदालतें उस एफआईआर को शक की नज़र से देखती हैं और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सिर्फ एफआईआर के लेट अंदराज की वजह से मुलज़मान बरी हो जाते हैं। तो सबसे पहली एहतियात आपने ये करनी है कि जब भी कोई वक़ूआ सरज़द हो जाए तो आपने कोशिश करनी है कि जितनी जल्दी हो सके आप एफआईआर का अंदराज करवा दें। दूसरी बात, आपने जब अंदराज मुकदमा की एप्लीकेशन देनी है तो उसके ऊपर जो एप्लीकांट है, जो दरख्वास्त देने वाला है, उसको चाहिए कि वो दरख्वास्त के नीचे अपने दस्तखत करे और उसके ऊपर निशान अंगूठा लगाए। तीसरे नंबर पे आपने ये एहतियात बरतनी है कि दरख्वास्त किसी एक्सपर्ट आदमी से, किसी एक्सपर्ट बंदे से लिखवानी है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि लोग इस बात को ज़्यादा अहमियत नहीं देते, ज़्यादा कंसिडर नहीं करते। वो समझते हैं कि कोई मसला नहीं, दरख्वास्त ही लिखवानी है, किसी भी बंदे से लिखवा लें। लेकिन ये सही नहीं है। आप बेशक किसी क्लर्क से लिखवाएँ, किसी पुलिस ऑफिसर से लिखवाएँ, किसी मुहर्रर से लिखवाएँ, किसी एडवोकेट साहब से लिखवाएँ, जिससे भी लिखवाएँ, किसी न किसी एक्सपर्ट बंदे से लिखवाएँ। इसमें बिल्कुल भी लापरवाही ना करें क्योंकि अगर दरख्वास्त आपकी किसी एक्सपर्ट बंदे ने नहीं लिखी होगी, एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे सुकम रह जाएँगे और उसका नुकसान ये होगा कि मुलज़मान को इसका फ़ायदा होगा या मुलज़मान जो हैं वो बरी हो जाएँगे और मुद्दई को इसका नुकसान होगा। चौथे नंबर पे जो बड़ी अहम बात यह है कि आप जब भी अंदराज मुकदमा की एप्लीकेशन दें, आपने एप्लीकेशन के ऊपर जिस दिन दरख्वास्त दे रहे हैं उस दिन की आपने डेट ऊपर मेंशन कर देनी है। क्योंकि अक्सर इस तरह होता है कि जब आप अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त देते हैं उसके ऊपर तारीख का अंदराज नहीं करते, एप्लीकेशन थाने के अंदर पड़ी रहती है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन और जब पुलिस एफआईआर का अंदराज करती है तो वो आपकी दरख्वास्त के ऊपर जिस दिन एफआईआर का अंदराज करती है उस दिन की डेट ऊपर मेंशन कर देती है, जिससे ये पता चलता है कि शायद जिस दिन एफआईआर का अंदराज हुआ है उसी दिन एप्लीकेशन दी गई है। लेकिन अगर आपने एप्लीकेशन के ऊपर डेट मेंशन की होगी तो इससे ये समझा जाएगा कि कम से कम आपने बर वक़्त जो है अंदराज मुकदमा की एप्लीकेशन दे दी थी। बेशक पुलिस इसमें 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन का डिले भी कर दे तो कम से कम वो डिले मुद्दई के खाते नहीं पड़ेगा, उसका मुद्दई को कोई नुकसान नहीं होगा।
तो एफआईआर के अंदराज के लिए जो आप एप्लीकेशन दें उसके ऊपर डेट का अंदराज ज़रूर कर दें। अब हम अपने टॉपिक के दूसरे पोर्शन की तरफ चलते हैं कि जब आपने अंदराज मुकदमा की एप्लीकेशन देनी है तो उसमें आपने किन बातों को मद्देनजर रखना है। ये आम लोगों के समझने वाली बातें हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जब भी आप के साथ खुदा न खास्ता कोई ऐसा वक़ूआ सरज़द होता है या आप किसी वक़ूआ को देखते हैं, तो आपको फ़ौरी तौर पे कोई एक्सपर्ट बंदा मिल जाए, कोई वकील साहब से आपकी मुलाकात हो जाए, तो जो आपकी एप्लीकेशन को एक बेहतर तरीके से उसको फ़ॉर्मेट कर सके। ऐसा ज़रूरी नहीं हो सकता है कि आप अकेले हों या आपके साथ कोई एक को बड़ा एक्सपर्ट आदमी मौजूद ना हो, तो इसमें चंद एक बातें आपने मद्देनजर रखनी है और एफआईआर के अंदराज की एप्लीकेशन लिखते हुए आपने उन बातों को मद्देनजर रखना है ताकि आपकी दरखास्त जो है वो मजबूत हो, आपका केस मजबूत हो, आप को उसमें नुकसान ना हो, चाहे वो केस हाई कोर्ट तक जाए या सुप्रीम कोर्ट तक जाए, उसमें मुद्दई को कम से कम एफआईआर के गलत होने की बुनियाद पर, उसमें कमी और सुकम रहने की बुनियाद पर कोई नुकसान ना उठाना पड़े। अब एप्लीकेशन के अंदर जो 3, 4, 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि आपने तारीख और वक्त वक़ूआ को मेंशन करना है। वक़ूआ किस दिन हुआ, किस टाइम हुआ, उसको मेंशन करें। मुल्ज़मान को एफआईआर के अंदर नॉमिनेट करें और उनको स्पेसिफिक रोल दें। यानी कि आप फ़र्ज़ कर लें कि कोई अकरंस होता है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है या खुदा न खास्ता कोई मर्डर वगैरह का कोई ऐसा वक़ूआ होता है, तो आपने मुल्ज़मान को नामज़द करके उनको स्पेसिफिक वन बाय वन करके रोल एट्रीब्यूट करना है। आपने बताना है कि किसके पास डंडा था, किसके पास पिस्टल था, किसके पास गन थी, किसने ललकारा मारा, किसने हवाई फायरिंग की, किसने सीधी फायरिंग की। मतलब कहने का ये है कि जब भी आप अंदराज मुकदमा की एप्लीकेशन लिखते हैं या लिखवाते हैं, तो इन बातों को आपने मद्देनजर रखना है कि मुल्ज़मान को स्पेसिफिकली उनके नाम के साथ, उनकी वल्दियत के साथ, उनके प्रॉपर ड्रेस के साथ आपने उनको नामज़द करना है और मुल्ज़मान को आपने मखसूस रोल एट्रीब्यूट करना है कि किस मुल्ज़म ने कौन सा रोल किया, क्या किया। इसके अलावा आपने अपनी एप्लीकेशन के अंदर जो जिसके ऊपर एफआईआर का अंदराज होना है, आपने गवाहान का ज़िक्र करना है, क्योंकि अगर आप मुल्ज़मान का ज़िक्र नहीं करेंगे, उनको स्पेसिफिक रोल नहीं देंगे, गवाहान का ज़िक्र नहीं करेंगे, तो आपका केस कमज़ोर हो जाएगा। उसका मुद्दई को बहुत सारे नुकसान का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी केस जो है वो मफरूज़ों के ऊपर तो नहीं चल सकता, उसको ज़बानी कलामी लेके तो ऐसे नहीं चला जा सकता। अगर आप एफआईआर के अंदर गवाहान का ज़िक्र नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है कि जो भी अकरंस हुआ है वो अनविटनेस्ड है, उसको किसी ने नहीं देखा। मुल्ज़मान तो छूट जाएँगे, उनकी बेल हो जाएगी, वो बरी हो जाएँगे। तो इसलिए हर सूरत गवाहान का ज़िक्र करना है, मुल्ज़मान का ज़िक्र करना है, उनको स्पेसिफिक रोल देना है और अगर उस अकरंस के पीछे कोई ऐसी वजह पाई जाती है, कोई ऐसा मोटिव पाया जाता है, तो आपने उस मोटिव को अपनी एप्लीकेशन के अंदर जो अंदराज मुकदमा के लिए आप लिख रहे हैं, उसका ज़िक्र ज़रूर करना है। इसके अलावा अगर कोई ऐसा वक़ूआ होता है जिसमें आप अगर एप्लीकेशन के अंदर नामालूम मुल्ज़मान का ज़िक्र करते हैं, फिर भी आपने मुल्ज़मान की डिस्क्रिप्शन को बयान करना है, मतलब उनके हुलिये को बयान करें, उनके खद्दो-खाल को बयान करें, कि मिसाल के तौर पे कि मुल्ज़म का कद कितना था, उसका रंग किस तरह का था, उसकी शक्ल किस तरह की थी, उसका चेहरा गोल था, लंबूतरा था, रंग उसका काला था, पीला था, सांवला था, उसकी हाइट कितनी थी, 5.5 फुट थी, 6 फुट थी, व्हाटएवर जितनी भी थी। कम से कम आपने मुल्ज़म की डिस्क्रिप्शन को बयान करना है, उसके रंग के बारे में, उसके चेहरे के बारे में, उसकी जिसामत के बारे में, उसकी हाइट के बारे में, उसकी उम्र के बारे में, और उसने उस वक़्त क्या पहन रखा था, उस हवाले से आपने मुल्ज़म की डिस्क्रिप्शन को ज़रूर बयान करना है, ताकि कल-कलां को जब आपको मुल्ज़म के बारे में पता चले, तो आप उसको एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के ज़रिए एफआईआर का हिस्सा बना सकें और शनाख्त परेड में उन मुल्ज़मान को आप शनाख्त कर सकें। तो आज की मुख्तसर सी वीडियो में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि आपने किन एहतियाती तदाबीर को मद्देनज़र रखना है और एप्लीकेशन में किन बातों को मद्देनज़र रखना है। इंशाल्लाह अपनी आइंदा आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एफआईआर का अंदराज किस तरीके से करवाया जा सकता है, एप्लीकेशन कौन दे सकता है, किसको एप्लीकेशन देनी है और एफआईआर के अंदराज का प्रॉपर प्रोसेस क्या है। तो मुझे उम्मीद है हमारा आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए कानून के साथ। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।